बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। बहुत माजरत के साथ बस थोड़ी सी एपिसोड कभी ऊपर नीचे हो जाती है कि टाइम नहीं मिलता है। तो आपको पता है ईद चल रही है, रमज़ान चल रहा है, तो इसलिए बहुत मसला हो जाता है कभी कभी वीडियो बनाने में ना। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। जान सितमगर इज़ा कलम फरवा खालिद, किस्त नंबर 5। अभी और इसी वक्त पानी ला कर दो वरना तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। शावेज अपनी जगह से खड़ा होकर इनकी जानिब मुड़ता, लाल आंखों से इन्हें घूरता बेहद खौफजदा कर गया था। ब्लैक पीट्स की दहशत से यहाँ का आईजी भी कांप उठता था। वो तो फिर सिर्फ एक जेलर था। इसका अजीब सा खौफनाक चेहरा और सुर्ख आंखें देखकर जेलर समेत बाकी सब भी अपनी जगह सहम उठे थे। इस जगह पर आकर आज तक कभी किसी ने इतनी अकड़ और दहशत नहीं दिखाई थी जितनी ये फांसी के करीब पहुंचा शख्स दिखा रहा था। इसके चेहरे पर मौत के खौफ का नामो निशान तक नहीं था। इसके चेहरे के बिगड़े जाविये बता रहे थे कि इसे ये जेल किस कदर बुरी लगी थी और इसके रहने के शाया निशान बिल्कुल भी नहीं था। जेलर ने भाग कर आते एक मिट्टी के प्याले में से इसे पानी दिया। जेलर जो यही समझा था कि ये शख्स प्यास की वजह से ऐसा कर रहा है, इसे पानी अपने हाथों पर गिराकर पानी को रगड़ते हुए देखा। वो जेलर अंदर ही अंदर पेचताब खा कर रह गया था। उसका दिल तो चाहा कि जेल के अंदर जाकर इस उल्टी खोपड़ी वाले मुजरिम को वैसे ही धुलाई करे जैसे वो पहले यहाँ आए मुजरिमों के साथ सलूक करता था। मगर शावेज सिकंदर का कसराती वजूद देख कर वो ये सब बस सोच कर ही रह गया था। अपने हाथों से खून के लाल धब्बे मिटाकर शाह को भी सुकून मिला था। उसकी आंखों की वहशतनाकी में किस हद तक कमी आ चुकी थी। इसे पुलिस की हिरासत में आए 15 घंटे हो चुके थे। अब बस 9-10 घंटे बाकी थे इसके यहाँ से रिहा होने के। इसे महरवस और अपने साथियों पर पूरा भरोसा था, जिसकी बाहर से दी जाने वाली धमकियों की वजह से अभी तक ना तो इसका किसी किस्म का जिस्मानी रिमांड लिया गया था और ना ही अभी तक कोई तफ्तीशी ऑफिसर इसके पास आया था। महरवस के खाई से नीचे कूदने के बाद हमदान अपनी टीम के साथ यहाँ रास्ते से नीचे पहुंचा था, मगर वहाँ किसी भी शय का नामो निशान तक नहीं था। डिमांड हमदान का गुस्से से बुरा हाल था। इस छटांक भर की लड़की ने पूरे मुल्क की पुलिस को आगे लगा रखा था और इसकी इतनी कोशिशों के बाद भी इसके हाथ तक नहीं आ रही थी। सियासी पार्टीज़ और सोशल मीडिया पर लोगों का प्रेशर इस पर बढ़ता जा रहा था। मुल्क की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के नारे लगाने वाले सियासी लीडर अपने बच्चों के अगवा होने जाने पर पूरी तरह बौखला चुके थे। हमेशा गरीबों के मरने पर, उन पर आए दिन होने वाले जुल्म सितम पर चंद लफ्ज़ी मज़ामत करके आगे बढ़ जाने वाले लीडर आज अपने बच्चों की तकलीफ़ पर मुल्क तक का सौदा करने पर उतर आए थे। उन्होंने ब्लैक स्टार्स गैंग का मुतालबा मानने का हुक्म भी जारी कर दिया था, मगर आईजी इतनी जल्दी इस गैंग के आगे सरेंडर करने के हक़ में नहीं थे और इस बार जो मौका इनके हाथ लगा था उसे वो किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे। ब्लैक स्टार्स की लीडर ने इन्हें 24 घंटों का वक़्त दिया था। हमदान इन आखिरी 9 घंटों में भी हिम्मत नहीं हारना चाहता था। वो लड़की अगवा किए गए बच्चों के साथ इसी एरिया में कहीं छुपी थी। रहमान चौक एफ ब्लॉक के दरमियान जितने भी घर थे, लेडीज़ पुलिस एहलकारों को ले जाकर उन सब घरों में छापा मारो। वो लड़की किसी कीमत पर यहाँ से बचकर नहीं निकलनी चाहिए। हमदान वायरलेस पर सबको ऑर्डर देता हुआ वहाँ निकल आया था। मैम, वो एसपी हमदान को शक हो चुका है कि हम यहीं इसी इलाके में छुपे हैं। इसने घरों में छापे मरवाना शुरू कर दिए हैं। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। अब क्या करेंगे हम? सब बच्चे तो यहीं हमारे पास हैं। हमें बच्चों को एक साथ यहाँ नहीं रखना चाहिए। अगर हम भी पकड़े गए तो हमारा गैंग सिरे से ख़त्म हो जाएगा। जुनैद घबराया सा अंदर दाखिल हुआ। महरवस को इन बच्चों में मसरूफ़ देखकर खफगी से बोला था। महरवस को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो मतवक़्क़े ख़तरे से बेपरवाह उन अगवा किए बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। जुनैद की बात पर इसके नकाबज़दा चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। अपनी शिनाख्त सामने ना लाने की वजह से इसने बच्चों को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। तुम तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो। पहले ये ठंडा पानी पियो और अपने दिमाग को ठंडा करो। बहरवस ने गिलास में पानी उंडेलते हुए जुनैद की जानिब बढ़ाया था, जिससे चंद घूंट भरने के बाद जुनैद ने वापस टेबल पर रख दिया था। महरवस का यह पुरसकून अंदाज इसकी समझ से बालातर था। एसपी हमदान अपनी फोर्सेस का सबसे काबिल और ज़हीन ऑफिसर है। खुद को अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम केस में हार तक किसी कीमत पर नहीं देख सकता, जिसकी खातिर वो हाथ पैर तो मारेगा ही ना। मगर एसपी हमदान सिद्दीकी को समझाना होगा कि कभी कभी कुछ अच्छा हासिल करने के लिए ऐसी छोटी मोटी हार तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। तुम फिक्र मत करो, हम बिल्कुल सेट हैं। इन बच्चे 8 घंटों में वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। महरवस इसे तसल्ली देती टेबल पर रखे मोबाइल को उठाती एक बहुत मशहूर
न्यूज़ चैनल को कॉल मिला चुकी थी। जुनैद को इतने साल गुजर जाने के बाद भी अपने गैंग्स लीडर्स के काम करने का तरीका समझ में नहीं आया था। ब्लैक स्टार गैंग्स की लीडर बात कर रही हूँ। अपनी हुकूमत तक ये बात पहुँचा दो कि मेरे दिए गए वक्त में से बहुत कम टाइम रह गया है। अगर मेरा मुतालबा पूरा नहीं किया गया, अभी सिर्फ एक बच्चे की जान ली है, चंद घंटों बाद बाकी की लाशें भी उनके घरों तक पहुँचा दूँगी। एक वीडियो भेज रही हूँ, जिनको मेरी धमकियों पर यकीन नहीं आ रहा वो अपनी आंखों से देख लें। महरवस ने बिना कुछ आगे से सुने कुछ कॉल काटते एक वीडियो इस नंबर पर सेंड करते मोबाइल जुनैद की जानिब बढ़ा दिया था। अभी कुछ देर पहले इसने खेल खेल में हमज़ा की एक वीडियो बना ली थी, जिसमें मिनिस्टर का बेटा हमज़ा सांस रोके फर्श पर लेटा था। इसके कपड़ों पर महरवस ने पहले ही सुर्खी स्याही बल दी थी। वीडियो में यही लग रहा था कि हमज़ा की डेथ हो चुकी है। महरवस को ये सब करते बहुत बुरा लगा था, मगर इस वक्त वो ये सब करने के सिवाय इसके पास कोई चारा नहीं था। वो हमें ट्रेस करवा सकते हैं। जुनैद को महरवस की दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। मेरी भेजी गई वीडियो देखने के बाद ऐसा करने की नौबत ही नहीं आएगी। महरवस के मुस्कुराकर कहने पर जुनैद ने जल्दी से मोबाइल ओपन करते वो वीडियो देखी और झटके से नज़रें उठाकर जिंदा सलामत हंसते खेलते हमज़ा को देखा था। ये सब कैसे किया आपने? जुनैद अपने लीडर के कमालात देखकर मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। बस तुम हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो। देख लो अब मेरे कमाल। एसपी हमदान का नंबर मिलाकर दो मुझे। महरवस का अगला हुक्म सुनकर जुनैद का सर एक बार फिर चकरा गया था, मगर इस बार बिना कोई सवाल जवाब किए वो हमदान का नंबर डायल करता फ़ोन इसे थमा गया था, जो उन्होंने इस मिशन से पहले यहाँ के तमाम ऑफिसर्स का पर्सनल डाटा इकट्ठा करके हासिल किया था। एसपी हमदान सदीकी स्पीकिंग। इस हमदान की गंभीर भारी गुस्से से लबरेज आवाज़ महरवस की समातों से टकराई थी। इसकी काजल से सजी झील सी आंखों के दीप रोशन कर गई थी। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी आखिर ये शख्स इसके दिल को इतना क्यों भा गया था, क्यों इसके दिलो दिमाग पर असर अंदाज होता अनजाने में महरवस कमल जैसी लड़की पर अपना कंट्रोल जमा रहा था। ब्लैक स्टार्स गैंग्स की लीडर बात कर रही हूँ। महरवस की दिलकश मुस्कुराती सुर बखेरती आवाज़ हमदान सदीकी को मजीद अंगारों पर लौटा गई थी। इसने जल्दी से अपने आदमी को इशारा करते इस फ़ोन कॉल को लोकेशन को ट्रेस करने का इशारा किया था। मैं जानती हूँ मुझ तक पहुँचने के लिए बहुत बेचैन है आप एसपी साहब। हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर कहना पड़ रहा है अभी ये मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकती, लेकिन वादा रहा आपसे बहुत जल्द मिलने आऊँगी आपको। महरवस की फजूल तरीन बातों पर हमदान का खून खौल उठा था। अगर कॉल ट्रेस ना की जा रही होती तो वो कब का ये मनहूस कॉल काट चुका होता। जो तुम कर रही हो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने हाथों से इबरतनाक मौत मारूंगा तुम्हें मैं। इससे ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाओगी तुम मुझसे। हमदान का बस नहीं चल रहा था मोबाइल फ़ोन के अंदर से हाथ डालकर इसकी गर्दन अपने शिकंजे में दबोच ले। अंजाम की परवाह किसे है साहिब? हाँ, आपकी थोड़ी सी मोहब्बत की तलब पैदा हो गई है इस दिल में, जो हसरत बनकर मरते दम तक साथ रहने वाली है। महरवस ने ठंडी आहें भरते कहा था और ख़ुद भी देख नहीं पाई थी कि ये बात करते इसकी आंखों में नमी उतर आई थी। तुमने यही घटिया बकवास करने के लिए कॉल की थी? मुझे हमदान का ज़ब्त जवाब दे चुका था। नहीं, ये बताने के लिए कि मुझे ढूंढने के लिए बेचारे लोगों के घरों की तलाशियाँ लेना इस वक्त मेरी कॉल ट्रेस करवाना बंद करवाए और मान लें कि आप इस लड़की के हाथों अपना पहला केस हार चुके हैं और अब बहुत जल्द दिल की बाजी भी हारेंगे इंशाल्लाह। महरवस दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ इसका खून मजीद जलाती कॉल कट गई थी। जब उसी लम्हे SHO नदीम इसे अपने करीब आता दिखाई दिया। सर जी, सर IG साहब का ऑर्डर है कि इस एरिया से सारे नाके ख़त्म कर दिए जाएं। उन्होंने ब्लैक स्टार के दोनों लीडर्स को छोड़ने का भी कह दिया। इस जालिम लड़की ने उससे मासूम बच्चे की जान ले ली है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पुलिस वालों को मजीद रेगदा जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर भी तकरीबन पागल हो चुका है। SHO की बात पर हमदान ने शदीद तैश के आलम में मोबाइल सामने रखे बड़े से पत्थर पर दे मारा था। ये लड़की अब मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। इसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके ना रख दी तो मेरा नाम भी SP हमदान सदीकी नहीं। हमदान रास्ते में आई हर शय को ठोकरों से उड़ाता वहाँ से निकल गया था। इस मासूम बच्चे की मौत का जिम्मेदार वो खुद को समझ रहा था। काश वो ऊपर से दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो ना करता, इस लड़की की खोपड़ी उड़ा देता, इस मासूम बच्चे की जान बच गई होती। हर केस में कामयाबी और दांत समेटने वाला SP हमदान सदीकी के लिए ये हार बहुत भारी साबित हो रही थी। साहब, आपकी साथी ने जो तूफान बर्पा कर रखा है उसको देखते हुए ऊपर से ऑर्डर आ गया है कि आपको जेल से आज़ाद करवा दिया जाए, मगर हमारी ASP साहब ऐसा करने के हक़ में नहीं है। उनके मुताबिक आप जैसे शरपसंद मुजरिमों को खुला छोड़ना बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो आपको यहाँ से किसी भी ऐसी जगह गायब कर देना चाहते हैं जहाँ ना आपके साथी पहुँच पाएँ और ना पुलिस। ASP साहब
صاحبہ کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والی ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میر ہاضم جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا اس اہلکار کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ آنے دو اس ایس پی کو، نپٹ لیں گے اس سے بھی، تم باہر جاؤ۔ گیٹ کے دائیں جانب سفید لباس اور گھنگھرالے بالوں والا ایک آدمی کھڑا ہوگا، اسے کہو تیار رہے۔ میر کی بات پر وہ اہلکار بنا کوئی سوال کیے سارے لاتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس آدمی کی پہنچ بہت اوپر تک تھی، اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود وہ اتنی آسانی سے اپنے آدمیوں سے رابطہ کر پا رہا تھا۔ اے ایس پی ہبہ منتشال کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پولیس یونیفارم میں ملبوس اس کا اپنا اہلکار میر ہاضم سالار کے لیے کام کرتا تھا۔ ابھی اس اہلکار کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب جیل کی سلاخوں کے ساتھ کمر ٹکائے کھڑے ہاضم کے نتھیوں سے انتہائی دلفریب خوشبو کا جھونکا ٹکرایا تھا۔ بنا دیکھے وہ اس خوشبو کی مالک کو پہچان گیا تھا۔ زہ نصیب اے ایس پی صاحب، تو آخر کار آپ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ ہاضم فل یونیفارم میں ملبوس اے ایس پی ہبہ منتشال کو سر سے پیروں تک گہری نگاہوں سے گھورتا اس کے پورے وجود میں ناگواری کی لہر دوڑا گیا تھا۔ ہبہ کے پیچھے بندوقیں اٹھائے دو اہلکار بھی موجود تھے۔ وہ جانتی تھی اس جیسے مجرم سے اکیلے مقابلہ کرنا جذباتیت اور بیوقوفی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہی ہوں یا تو تم بھی ضرور کرو گے۔ ہبہ جیل کا لاک کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کھڑی تھی جس کا لاک کھولتے ہوئے اس نے کیز اپنی پاکٹ میں ڈال لی تھی۔ قسم سے تم سے پہلے اتنی نازک پولیس والی کبھی نہیں دیکھی۔ ہاضم نے ہر بار کی طرح اب بھی اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنے مطلب کا جواب دیا تھا، جس پر ہبہ نے غصے سے پاگل ہوتے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگانی چاہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ہاضم اس کی کلائی دبوچتا اس کی پاکٹ سے پسٹل نکالتا اسے اپنے جانب کھینچ چکا تھا۔ خبردار، اگر کسی نے آگے جانے کی کوشش کی تو تمہاری اس آفیسر کی کھوپڑی اڑانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ ہاضم کی دھمکی پر وہ اہلکار بھی ڈھیلے پڑ گئے، جبکہ ہبہ کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ خود کو آزاد کروانے کی، مگر اس شخص کی گرفت میں ہاتھ میں گن موجود تھی۔ ہبہ اس شخص سے کسی بھی بات کی امید کر سکتی تھی۔ اس خوشبو کو بہت مس کروں گا۔ ہتھ کھڑی سے ہبہ کے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے وہ اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب مہک اپنی سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ابھی بھاگ جاؤ گے تو دوبارہ تم تک نہیں پہنچ پاؤں گی میں؟ ہبہ نے اسے پیر سے ایک زوردار کک رسید کی تھی جو میر کے فولادی وجود کا کچھ نہیں بگاڑ پائی تھی۔ میر اسے ایسے ہی یرغمال بنائے گیٹ تک لے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کوئی بھی قریب نہیں آ پایا تھا۔ نہیں، اب اگلی بار میں تمہارے پاس نہیں تم میرے پاس آؤ گی، میرے بلاوے کا انتظار کرنا۔ اے ایس پی ہبہ منتشال میر وہاں موجود تھانے کے تمام اہلکاروں کے سامنے اس کے اوپر جھک کر اس کی کنپٹی پر سے پسٹل ہٹا کر وہاں اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا لمحوں کے اندر گیٹ سے باہر اچانک بنتی بھیڑ میں گم ہو گیا تھا۔ یہ دہشت گرد تو وہی قاتل ہے جس نے میرے سامنے ان بیچارے لوگوں کو مارا تھا۔ نہیں، میں یوں ڈر کر اسے خاموش بیٹھ کر اسے غلط کروں گی، مجھے پولیس والوں کی مدد کرنی ہوگی، لیکن اگر وہ وہی شخص نہ ہوا، کوئی اور ہوا تو میں کیسے پتہ لگاؤں گی کہ یہ وہی ہے؟ کوئی ثبوت بھی تو ہو۔ پریسے اپنے روم میں ٹہلتی مسلسل تشویش کا شکار ہو رہی تھی، اسے کسی طور چین نہیں مل رہا تھا، اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی اس شخص سے جسے لوگوں کی زندگیاں چھیننے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا پولیس والوں تک یہ بات پہنچا کر اس کی مدد کیسے کرے، جب اچانک اسے گل بہار بیکریز کے باہر لگا سی سی ٹی وی کیمرہ یاد آیا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں چمک ہوئیں۔ اس وقت وہ بالکل بے خوف تھی کیونکہ وہ عجیب غریب شکل والا شخص ابھی پولیس کی حراست میں تھا، اس لیے اب اس کے خلاف پولیس والوں کو مزید ثبوت دے کر اسے زیادہ وقت تک اندر کی قید میں رہنے دینے کی ایک کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ پریسے اپنا موبائل اٹھاتی روم سے نکل آئی تھی۔ اس وقت سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے شام کی چائے میں مصروف تھے۔ اس کی طبیعت خراب کی وجہ سے کوئی اسے جانے نہ دیتا، اس لیے وہ ڈرائنگ روم میں جھانکے بغیر ہی باہر سے نکل گئی تھی۔ اپنے ڈرائیور کو وہ پہلے ہی آرڈر دے چکی تھی۔ گل بہار بیکریز تک پہنچتے اسے اچھا خاصا ٹائم لگ گیا تھا۔ شام آہستہ آہستہ رات میں ڈھل گئی رہی تھی۔ گل بھائی، آپ سے ایک بہت ضروری کام تھا۔ پریسے انہیں کیک کے کاؤنٹر کے قریب کھڑا دیکھ کر ان کے پاس آتے بولی۔ جی بیٹا بولیں۔ گل شیر نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر اپنی مصروفیت ترک کرتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے آپ کی بیکریز کے باہر کی کل شام کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنی ہے، پلیز یہ امپورٹنٹ ہے، میری ہیلپ کر دیں۔ پریسے اپنے آس پاس موجود لوگوں کے خیال سے قدرہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ مجھے آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوتی بیٹا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ باہر جو کیمرہ لگا وہ ایک ہفتے سے خراب ہے، اس میں تو کوئی ریکارڈنگ ہو ہی نہیں رہی۔ گل شیر کی بات پر پریسے کے چہرے پر نا امیدی پھیل گئی تھی۔ وہ ثابت میں سر ہلا کر انہیں خدا حافظ کرتے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب میں کیا ثبوت اکٹھے کروں گی اس شخص کے خلاف؟ پریسے زیر لب بڑبڑاتی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی اپنی فولادی گرفت میں سختی سے جھکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔